हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ चुके हैं फिर से आपके लिए इस वीडियो में 2019 का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास के कंप्लीट एनालिसिस के लिए। और आज का सेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पहले भी हमने कई सारी ऐसी वीडियोस इसी पेपर से संबंधित चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप यदि पूरे सेमेस्टर किसी कारण से स्टडी नहीं कर पाएँ तो आप निश्चित ही इस सभी वीडियोस को आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQs को सॉल्व करिए, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है अवेलेबल है। निश्चित ही आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य को भी ये वीडियोस का लाभ जो है मिल सके। ठीक है, तो मेरी बात को आप क्लियरली बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पेपर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब बिल्कुल सीधी बात करूँगा, बिना किसी इधर उधर की बात किए हम आज के इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, है ना। कह रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, कोटेशन यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ठीक है ना। ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स, ये कथन जो है वो वुडवर्थ का है। वुडवर्थ कहते हैं कि शारीरिक विकास के लिए जितना भोजन जरूरी है, उतना ही सामाजिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो यदि व्यक्ति का सामाजिक विकास करना है तो उसे शिक्षा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उपयुक्त सभी, इन 4 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सही है, आइए इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बुद्धि, जन्म के बाद बालक का बौद्धिक विकास जो है वो होता है। यौन, एक आयु के बाद उसके अंदर यौन क्रियाओं और यौन भावनाओं का भी विकास होता है। शारीरिक बदलाव यौनिक रूप से होते हैं। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है, और बालक का शारीरिक और मानसिक विकास इससे, और संवेगात्मक विकास भी इससे प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस जो हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। या तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि टोली की आयु किसे कहते हैं। तो बालक जो है टोलियाँ बनाते हैं बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, बाल्यावस्था जो है वो टोली बनाने की अवस्था है। इसमें छोटे छोटे बालक जो है समूह बनाना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। लड़के लड़कों के साथ टोली बनाते हैं और लड़कियाँ लड़कियों के साथ टोली बनाकर खेलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से समान लिंग की टोलियां बनाना और इस बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बालकों को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सिगमंड फ्रॉयड का कोटेशन है, याद रखिएगा। स्टूडेंट, जितने भी कोटेशंस हैं उसको आपको याद ही करना होगा, या फिर आप कई सारी किताबों को स्टडी करिए, तो आपको ये कोटेशंस जो आपके दिमाग में बैठेंगे, है ना। तो कोटेशंस जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, आपके पास जो बुक है या फिर हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बनाई गई हैं, उसमें से आप सभी कोटेशन को याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथे प्रश्न में जो दिया गया, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो ये सिगमंड फ्रॉयड ने ये बात कही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? कहने का मतलब कि बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाल्यावस्था खेल की अवस्था होती है ना। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है अभी तक, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, शिक्षा प्रणाली जो है समय के अनुसार बदलती रहती है, तो वर्तमान प्रणाली में गुरुकुल के अनुसार शिक्षा देना उचित नहीं है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी को किसी प्रकार की शारीरिक हानि पहुँचाना
किसी भी शारीरिक दंड को देना यह एक अनुचित कार्य है कक्षा कक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कह रहा है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही। सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी का आइडियल होता है, आदर्श होता है, इसलिए शिक्षक को सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थी की प्रवृत्ति, उसके सीखने की क्षमताओं के अनुसार और विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार एक उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। सीखने में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट, शिक्षा में जो सृजनात्मकता का प्रयोग है वो जो है वो चिंतन द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जो बालक चिंतनशील होता है, चिंतन करता है, वह अधिक से अधिक अमूर्त कल्पनाएं कर पाता है और अमूर्त कल्पनाओं के कारण वह नई नई चीज़ों का सृजन करने में सक्षम हो पाता है। तो चिंतन जो है शिक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, सही बात है। क्योंकि भाषाई विकास जब विद्यार्थी का होता है तो वह विषयों पर या तथ्यों पर, विचारों पर अमूर्त चिंतन करना प्रभावशाली तरीके से कर पाता है। कहानी सुनना, बिल्कुल कहानियाँ जो हैं बालक को एक काल्पनिक दुनिया में लेकर जाती हैं, कल्पनाओं की दुनिया में लेकर जाती हैं। उसके बाद काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, बिल्कुल विद्यार्थियों को काल्पनिक खेलों के द्वारा जो है काल्पनिक चिंतन करने की प्रवृत्ति का बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था निम्नलिखित में से। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है दिए हुए हैं 3 मुख्य नियमों के रूप में, तो हमारा उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों ही थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में आते हैं। फिर कह रहा है प्रेरणा होती है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा की बात यहाँ पर कर रहा है। तो प्रेरणा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही हमारा सही है। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा जो बालक को सकारात्मकता की ओर ले जाती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा ऐसी प्रेरणा जो नकारात्मक कार्यों को या गलत कार्यों को करने से विद्यार्थी को रोकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की जो है जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है वह संवेदी पेशी अवस्था है, दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो कुल जो है वो 4 अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे ने यहाँ पर बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने कुल संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पर कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी अधिगम अंतरण का सिद्धांत है कि मानसिक शक्तियों के अनुसार, जो सिद्धांत के अनुसार जो जिस व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ प्रबल होती हैं वो अधिगम का स्थानांतरण बड़ी ही जो है प्रभावशीलता के साथ कर लेता है। समान तत्वों का सिद्धांत, यदि समान तत्वों का सिद्धांत ये कहता है कि जब 2 परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होती है अधिगम का स्थानांतरण उतनी ही प्रभावशाली तरीके से होता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक तथ्य या एक ज्ञान को हम सैद्धांतिक रूप से
सीखते हैं और किसी अन्य परिस्थिति में उसको व्यवहारिक रूप से जब हम लागू करते हैं तो यही जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और ये ऊपर के तीनों ही जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कह रहा है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त करता है। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार पूछता रहता है और एक सेम क्वेश्चन यही है, हर एक पेपर में जो है आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अर्जित प्रेरक, अर्जित करना, अर्जन करना यानी कमाना। जो व्यक्ति अपने जीवन में, जो प्रेरक व्यक्ति अपने जीवन आयु में सीखता है, जानता है, उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट्स ये जो कथन है, ये जो कोटेशन है कि स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, वो वुडवर्थ का जो है वो कथन है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वुडवर्थ के ही होते हैं, स्मृति से संबंधित, है ना। यानी कि आप पेपर्स में देखेंगे ज़्यादातर कोटेशन वुडवर्थ का ही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये कोटेशन भी वुडवर्थ का ही है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, वुडवर्थ ने ऐसा कहा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो अवर्गीकृत आंकड़ा भी होता है। जब भी हम किसी सैंपल से आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ा मिल सकता है, और जब उसको हम सारणीबद्ध कर देते हैं, टेबल में लिख देते हैं, तो वो वर्गीकृत हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अति लघु उत्तरीय अब यहाँ पर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों का जवाब हम यहाँ पर जो है समझते हैं। अभी तक आपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, आप देखेंगे कि उसमें से लगभग 40% 50% क्वेश्चन जो है इसमें सेम एज इट इज़ जो है आपको मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बालक में जो परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल बालक के विकास जैसे जैसे होता जाता है, जैसे जैसे वो अवस्थाएं उसकी बदलती जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था और आगे की सभी अवस्थाएं, वैसे वैसे बालक के शरीर में निरंतर जो है बदलाव होता रहता है। बालक के शारीरिक अंगों का जो अनुपात है वो बदलता है, बालक की मांसपेशियों में बदलाव होता है, शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों में बदलाव होता है ना। शरीर के अंदर की ग्रंथियों, अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है कि नहीं। तो इस तरीके से, और जैसे 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 बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है, और इन हार्मोन्स के स्रावण के कारण बालक की भावनाएं, विचार, सोच, अनुभव, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ धीरे धीरे क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बालक का जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के होने के फलस्वरूप बालक की भावनाएं भी बदलती जाती हैं, उनके आंतरिक क्षमताएं भी, उनकी मानसिक क्षमताएं भी, संवेगात्मक क्षमताएं भी जो हैं वो बदलती जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शरीर और मन दोनों ही आपस में संबंधित हैं, जो कि बाल विकास के परिवर्तन के फलस्वरूप घटित होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो शरीर के बदलने से मन का भी बदलाव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 16 पे हमने बात कर ली है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो देखिए बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने पढ़ा होगा, जिसमें से जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, है ना, निकट से दूर के विकास का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वयन का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत। तो इतने सारे सिद्धांत हैं, लगभग आपके 10-11 जो है सिद्धांत हैं, है ना। और इन सिद्धांतों में जो है बालक के विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का, विशेषताओं का वर्णन जो है वो किया गया है। तो सिद्धांतों पर चर्चा तो करने को नहीं यहाँ पर कहा है, कह रहा है इनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि बालक जो है शैशवावस्था से जिस दिन से पैदा हो जाता है और जीवन पर्यंत उसका शरीर और
आंतरिक भावनाएं, आंतरिक संवेग, विचारधाराएं किस प्रकार से धीरे धीरे बदलती हैं, इन्हीं विकास के सिद्धांतों द्वारा हमें पता चलता है। तो यदि एक शिक्षक को विकास के सिद्धांतों का ज्ञान है तो वह उन सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण का कार्य कर पाएगा, उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण विधियों का उपयोग कर पाएगा, पढ़ाने के तरीकों का उपयोग करेगा, साथ ही साथ वह विद्यार्थी की भावनाओं को, उनके विचारों को महत्व देगा, वरीयता देगा और उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण का कार्य कर पाएगा और एक अच्छी सहानुभूति विद्यार्थियों के साथ उसकी होगी और शिक्षक छात्र संबंध जो है वो बेहतर होगा, मजबूत होगा, जिससे विद्यार्थी और गहराई से किसी भी विषय को सीख पाएंगे और विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक को आदर्श के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो यह जो है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। कह रहा है शैशवावस्था में शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था जो है वह जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है ना। तो इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है ना। शरीर उसका बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, बढ़ता है, फलस्वरूप वह, और ये जो इस समय बालक अपने परिवार के संपर्क में ज़्यादा रहता है, माता पिता के और अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में अधिक रहता है। तो ऐसी स्थिति में अनौपचारिक शिक्षा के रूप में उस बालक की शिक्षा होती है। तो सबसे पहले हमें उसके शारीरिक विकास पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा में हमें बालक के शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, पोषण युक्त भोजन देना चाहिए, साथ ही साथ बालक धीरे धीरे सामाजिक होता है। धीरे धीरे शैशवावस्था के प्रारंभ में वह तो सामाजिक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे शैशवावस्था के अंत होते होते वह कुछ सामाजिक जरूर हो जाता है। तो हमें उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या किस तरीके से उसे गतिविधियाँ करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसे बतानी चाहिए। साथ ही साथ अपने से कुछ नैतिकता की बातें भी उसको बतानी चाहिए। कुछ आधारभूत अंकिक शाब्दिक ज्ञान, भाषाओं का प्रयोग, उचित वातावरण उसे दिया जाना चाहिए ताकि वो एक समृद्ध भाषा को सीख सके और समृद्ध नैतिक आचरणों को वो सीख सके। तो इसलिए परिवार का जो वातावरण है वह अच्छा, सुसंगठित और सभ्य वातावरण उस विद्यार्थी को जो है वो देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये जो बाल्यावस्था है वो खेलों की अवस्था है। विद्यार्थी इस समय जो है वो खेलों पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस आयु में जो है अब बालक शिशु न होकर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है और इस आयु को जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक के नाम से जो है व्यक्त किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, जो अवस्था जो है 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक जो है वो चलती है। तो ये मूल रूप से ये अवस्था ही बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है और इस अवस्था में बालक जो होता है वह अब धीरे धीरे है ना मूर्त वस्तुओं को छोड़कर अमूर्त संक्रियाओं को करना भी धीरे धीरे सीख लेता है। वह बालक जो है उसके अंदर विलोमीयता का जो है वो गुण आ जाता है, अर्थात एक वस्तु को यदि सीधा और उल्टा करके दिखाया जाए तो वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वस्तु कब सीधी थी और कब उल्टी थी। अब यह विपरीत क्रम में भी चलना, गिनना इत्यादि जो है वो सीख लेता है। ठीक है, अब वह चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में भी लगा सकता है, चीज़ों को याद रख सकता है। उसके शाब्दिक शब्द भंडार में भी अत्यंत जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब वो तुलना कर सकता है ना, और अमूर्त चिंतन भी वो धीरे धीरे जो है वो करना सीख लेता है। तो ये कुछ जो है बाल्यावस्था के मानसिक विकास की विशेषताएं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए। क्या है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वैयक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि इसको सबसे पहले जिसने दिया उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक बालक के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं और एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। ठीक है, यही जो है वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है। और चूँकि एक बालक दूसरे बालक से हर माने में पूर्णतः एक समान नहीं होता है, भिन्नता उसके अंदर होती है, इसलिए
दो बालकों की परस्पर तुलना करना उचित नहीं है। तो कभी भी एक बालक की तुलना दूसरे बालक से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक विशेष क्षमताओं का धनी है, उसके अंदर कुछ विशेष क्षमताएं हैं, बस ज़रूरत है कि हमें उस क्षमता को पहचान लेना है। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा अभिभावक एक बालक के अंदर छिपे हुए गुणों को, उसके अंदर छिपी हुई विशेषता को पहचानता है और उसे ही आगे की ओर विकसित करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो पूछ रहा है कि बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो बालक के विकास में संचार का माध्यम का मतलब क्या है? भाषा, जो लैंग्वेज है वो एक संचार का माध्यम है, और इसके द्वारा, इसके अलावा जो आधुनिक आईसीटी है, आईसीटी के द्वारा भी बालक के विकास में प्रभाव पड़ता है, उसका भाषाई विकास, सामाजिक दायरा इत्यादि जो है वो बढ़ता है। तो संचार का ये 2 माध्यम हो गया है ना, पाठ्य पुस्तकें, आईसीटी से जुड़े, जैसे आईसीटी से जुड़े हुए उपकरण, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, आजकल जो है इंटरनेट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो विद्यार्थी के मानसिक संचार के माध्यम से बालक के विकास में उसकी मदद करती हैं। चिंतन करना क्या है? चिंतन क्या है? ठीक है, तो जब व्यक्ति अमूर्त पहलुओं पर विचार करता है वही चिंतन है। अर्थात स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचता है, विचार करता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, है ना, अर्थात जब भी वो किसी समस्या के समाधान के संबंध में कोई मानसिक चिंतन करता है, मानसिक क्रिया करता है, तो वह जो है चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो इसको यदि परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट व लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है, और जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए वस्तुओं तथा घटनाओं को अभिव्यक्त करने में आंतरिक संकेतों का प्रयोग करता है। जब तक किसी व्यक्ति की समस्या का सही समाधान नहीं हो जाता तब तक वह व्यक्ति चिंतन करता ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है ना, तो अधिगम जो होता है वह आदत, कौशल, अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। अर्थात व्यक्ति जब अपने व्यवहार में जो है स्थायी बदलाव कर लेता है वही अधिगम है ना। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का जो है उदाहरण दिया है कि आदत, कौशल और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वही क्या है? अधिगम है। अथवा एक और परिभाषा है, इसमें कहा गया कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम को यदि यहाँ पर पूछा है तो आपको परिभाषाओं के द्वारा जो है सीखना हो, जो है लिखना होगा। ठीक, जैसे कि वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। इसके अलावा AI गेट्स ने जो है परिभाषा दिखा रहा है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है ना। स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ठीक, इसी तरह से क्रो एंड क्रो है कि आदत, जैसे कि मैंने परिभाषा भी जो उसके पहले कही थी कुछ देर पहले, है ना, क्रो एंड क्रो ने कहा कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अधिगम को परिभाषित कर सकते हैं और उसका तात्पर्य समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि बताइए। देखिए, जब सम्मेलन विधि क्या है ना, इसमें क्या होता है कि जब कुछ व्यक्ति या कुछ बालक एक समूह में बैठकर किसी एक बात के संबंध में चर्चा करते हैं, सम्मेलन कहलाता है, जिसमें एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है ना। उसी तरह विचार गोष्ठी क्या है? विचार गोष्ठी एक ऐसी विधि है इसमें भी कुछ विद्यार्थी जो है समूह में बैठे होते हैं और किसी एक पॉइंट पर, एक टॉपिक पे जो बातचीत करते हैं और उस टॉपिक पे अपने अपने विचारों को रखते हैं, अंत में निष्कर्ष निकलता है उस विचार से। ठीक है, तो विचार गोष्ठी के अंतर्गत एक बालकों का समूह होता है जो कि एक किसी बिंदु पर विचार
करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है। और सम्मेलन में क्या होता है, सम्मेलन में भी बालकों का समूह होता है, लेकिन यह समूह के अंदर कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति भी होता है जो इन किसी एक टॉपिक पर एक व्यक्ति एक बार में जो है बोलता है और सभी उसके विचारों को सुनते हैं, ठीक है। तो ये एक सम्मेलन विधि हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पर कह रहा है कि जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए घंटी बजाने के कुत्ते द्वारा लार स्रावित करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सिद्धांत है वह इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया है, जिन्होंने यह एक्सपेरिमेंट जो है कुत्ते पर किया था, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा गया है ना, शास्त्रीय अनुबंधन, है ना, या इस सिद्धांत को संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईपी पावलोव ने कुत्ते पे दिया था, है ना। उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा, लार आई, फिर अगली बार में उन्होंने भोजन के साथ घंटी बजाई और फिर यही क्रिया बार बार दोहराते अंत में उन्होंने क्या किया कि भोजन हटा ही लिया, सिर्फ घंटी ही बजाई, तो भी कुत्ते के अंदर से लार आती थी, ठीक है। ये बात तो यहाँ लिखी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सीखने के पठार के दो प्रमुख और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। दो प्रमुख कारण पूछ रहा है और उनके उपाय पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखने का पठार क्या होता है कि जब अधिगम का वक्र आप खींचते हैं तो उस दौरान जब मिश्रित वक्र बनता है तो मिश्रित वक्र के दौरान वह स्थिति जिसमें समय बीतने के साथ साथ अधिगम नहीं होता है, तो वो स्थिति जो है वो पठार कहलाती है। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देखेंगे, इस रीजन में, इस क्षेत्र में क्या बन रहा है, पठार बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पर, है ना। यह क्षेत्र क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, जिसके कारण यह एक पठार की स्थिति है। और पठार की स्थिति में समय तो बढ़ता जाता है लेकिन लर्निंग या अधिगम कुछ नहीं हो पाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है, कई कारण हो सकते हैं। उचित शिक्षण विधियों का उपयोग न होना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में किसी कमी का होना, त्रुटि का होना, या ऐसा हो सकता है कि बालक का स्वास्थ्य ठीक न होना, है ना, या फिर विद्यार्थी की रुचि या अभिप्रेरित न होना, तत्पर न होना, यह सभी अधिगम के पठार का बनने का कारण हो सकता है। इसमें विद्यार्थी समय तो बीतता जाएगा लेकिन कुछ सीखेगा नहीं, है ना। दूर करने के उपाय क्या करना है? सबसे पहला तो शिक्षण अधिगम की वातावरण को जो है अच्छा बनाइए, सीखने वाला वातावरण बनाइए। और दूसरा काम किया जा सकता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को जो है अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए करना चाहिए, ठीक है। और अगर उसके बाद विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए, उसकी रुचि जो है अधिगम में हो, इससे भी अधिगम का पठार जो है वो नहीं बनेगा। और साथ ही साथ विद्यार्थी के स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। बार बार क्वेश्चन हर साल ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। जब एक परिस्थिति का सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में एज इट इज इस्तेमाल किया जा सके तो वह अधिगम का स्थानांतरण है। प्रतिद्वंदिता से आप क्या सकते हैं? कंपटीशन का मतलब यह एक प्रतिस्पर्धा की भावना या प्रतिद्वंदिता की भावना। एक बालक या एक व्यक्ति जब एक परिस्थिति में उपस्थित कई लोगों से आगे अच्छा प्रदर्शन करने का भाव रखता है तो यही जो है भाव जो है प्रतिद्वंदिता कहलाता है। इसमें परिस्थिति, एक समान परिस्थिति में एक समान क्षमताओं वाले कई लोग होते हैं जिसमें सभी एक दूसरे से आगे निकलने की भावना को रखते हैं, यही कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता की भावना है। बालक में क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं। बालक में विस्मृति को कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल भी बार बार जो है विस्मृति को कम करने का उपाय वाला सवाल अक्सर पूछा जा रहा है बार बार, तो इसको भी आप याद रखिएगा। विस्मृति को कैसे कम किया जा सकता है? तो पहले तो उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए, मानसिक तनाव और कुंठा को दूर रखिए, है ना। बालक को
बालक का स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शिक्षक वातावरण शांत समृद्ध होना चाहिए जिसके कारण विद्यार्थी किसी भी ज्ञान को ठीक से अपनी स्मृतियों में धारण कर सके। ठीक है, तो कोई 2 ही उपाय यहाँ पर लिखना था। उसके बाद बुद्धि लब्धि कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। तो मैंने बताया था कि मानसिक आयु या मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वास्तविक आयु और इंटू 100, इससे आप जो है IQ को व्यक्त कर सकते हैं। यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है आपके ही पेपर में। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला उसका कारक है आनुवांशिकता, दूसरा प्रभाव कारक है उसका वातावरण, तीसरा कारक है शिक्षण विधियाँ, है ना, जो है उसकी भाषा, है ना, मित्र मंडली। साथ ही साथ बालक के विकास को प्रभावित करने वाला है उसका खान पान, दिनचर्या। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बालक के विकास को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 की। यहाँ पर कहा गया कि जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है। ध्यान दीजिएगा, जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है और इस दौरान सबसे बड़ा जो उसके बदलाव होता है वो उसके शरीर में शारीरिक बदलाव होता है। बालक जो है वह अब यौनिक रूप से जो है अब एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में पहुंचने लगता है। उसके अंदर जो है यौवनारंभ जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है। साथ ही साथ उसके अंदर भावनात्मक बदलाव होते हैं, सांवेगिक रूप से वो बहुत संवेदनशील हो जाता है जिसके कारण उसके अंदर उग्रता की भावना आ जाती है। यह अवस्था जो है इसी अवस्था में बालक जो है किसी अनुचित कार्य को करने लगते हैं, गलत राह पर जा सकते हैं, है ना। इसी अवस्था में यह जो है संवेगों की अवस्था कहा जाती है। इस अवस्था में संवेग अत्यंत प्रबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक जैसे जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जा रहा है तो वह अब बालक नहीं है, अब उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक और भावनात्मक बदलाव हो रहे हैं। तो इन भावनात्मक बदलावों के प्रति उसे सहानुभूति की भावना जो है किशोरों से रखनी चाहिए और उन किशोरावस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बालक का पालन पोषण जो है वो करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां वे विधियां हैं जो व्यक्ति के अंदर छिपे हुए अचेतन मन में छिपी हुई बातों का, भावनाओं का जो है वर्णन कर देते हैं ना, उनका मापन कर लेते हैं। ऐसी विधियों को प्रक्षेपण विधियां कहते हैं। और इसमें जो है हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण है ना, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको कहते हैं। और इसके अलावा प्रक्षेपी विधियों में एक और परीक्षण है आपका TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये भी जो है होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो क्या है, वो कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है AL थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। AL थॉर्नडाइक ने इस प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, SR थ्योरी, है ना। और इस SR थ्योरी को जो है बिल्ली के ऊपर किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि किसी जीवधारी के समक्ष कोई उद्दीपक रखा जाए तो वह उस उद्दीपक के प्रति जो है उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर उसे प्राप्त करने की इच्छा चाहता है और उसे प्राप्त करने के लिए कई क्रियाएं या अनुक्रियाएं करता है, प्रयास करता है। कुछ गलतियां होती हैं और कुछ त्रुटियां होती हैं और प्रयास और बार बार त्रुटि करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह सही अनुक्रिया करना सीख जाता है, यानी सही अनुक्रिया को सीख जाता है। और धीरे धीरे इस सही अनुक्रिया पर वह जो है करने में सक्षम होने लगता है। ठीक है, तो यही जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। ये बिल्ली पर किया गया था। बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया, उसके सामने मछली रखी गई और पिंजरे को ऐसा बनाया गया कि उसमें एक लीवर से दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली जो है इधर कूदती थी। एक बार अचानक से उसका पैर पिंजरे की कुंडी पर पड़ गया, पिंजरा खुल गया, उसने मछली खा ली। और इस प्रकार से उसने कई बार गलत अनुक्रियाएँ की और एक बार उसकी सही अनुक्रिया हुई, पैडल पे पैर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया।
यही काम जो है अगली बार जब करवाया गया तो बिल्ली ने अपेक्षाकृत कम समय लिया। इस तरह से ये पता चला कि बिल्ली ने पिंजरे पर के पैडल पे पैर रख के दरवाज़ा खोलना सीख लिया है। ठीक है, अब शिक्षा में क्या उपयोगिता है? बालक को बार बार किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता दी जाए, उसके सामने एक ऐसा उद्दीपक रखा जाए जिसको वो प्राप्त करना चाहे, जिसको वो पाना चाहे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? उस कार्य को करने का बार बार प्रयास करेगा, गलतियां करेगा और एक बार सही अनुक्रिया द्वारा वो सीख जाएगा। उसके बाद वह बार बार सही अनुक्रिया करना भी सीख जाएगा। यही जो है आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत लिखिए। स्किनर कहते हैं कि जब किसी जीवधारी के समक्ष ऐसा उद्दीपक रखा जाता है, हाँ उद्दीपक नहीं, यहाँ पर उद्दीपक की बात स्किनर ने नहीं की है। यहाँ पर स्किनर ने कहा कि किसी जीवधारी को यदि किसी समस्यात्मक किसी परिस्थिति में रख दिया जाए, है ना, और वो अनियमित अनुक्रियाएं करता है, अनियमित अनुक्रियाएं करता है, लेकिन अनियमित अनुक्रिया करने के दौरान यदि कहीं से उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसे संतोष प्रदान करती है, तो वह उस वस्तु को या उस चीज़ को पाने के लिए बार बार अनुक्रियाएं करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार से वह किसी चीज़ को पाने के लिए सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। यही जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। स्किनर ने इसके लिए एक चूहे को पिंजरे में रख दिया और चूहा इधर उधर उछल कूद करता था। ठीक है, चूहा क्या करता था? इधर उधर उछल कूद करता था और उछल कूद करते करते उसका एक बटन पर पैर दब जाता है और उसके सामने एक भोजन का एक चम्मच भोजन जो है आ जाता है। ठीक है, और यही क्रिया जो है बार बार वो अब दोबारा से वो चूहे को फिर से उसी बॉक्स में बंद कर दिया गया, जिसे स्किनर बॉक्स जो है वो उनके शिष्यों ने कहा। अब चूहे को देखा गया कि इसके बाद वो जब भोजन उसके सामने आता है तो उसे क्या होता है? उसे अच्छा लगता है और इसको स्किनर जो है वो पुनर्बलन कहा। ठीक है, चूहे को दोबारा उस पिंजरे में बंद किया गया, चूहा दोबारा उछल कूद करता है और पैर उसका दोबारा पड़ता है, भोजन फिर से मिल जाता है, फिर से उसको पुनर्बलन मिलता है, एक अच्छा लगता है। फिर चूहे को फिर दोबारा तीसरी बार बंद किया जाता है, फिर दोबारा जो है वो उछल कूद करता है ना। और यह देखा जाता है कि जैसे जैसे यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, चूहा पहले की अपेक्षा अब बटन को दबाने में कम समय लेता है। तो थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी भी जीवधारी के सामने किसी जीवधारी को किसी परिस्थिति में रख दिया जाता है तो वो अनियमित अनुक्रियाएं करता है, और अनियमित अनुक्रियाओं के दौरान उसे यदि कहीं से कोई पुनर्बलन मिल जाए तो उस पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए वो बार बार अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, और सही अनुक्रिया को करना सीख जाता है। ठीक, तो इसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, सीखने तथा सिखाने की विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समुदाय में जो व्यक्ति होते हैं वो बालक को सदैव अभिप्रेरित करते हैं अपने व्यवहार और क्रियाओं द्वारा, जिससे वह उचित अनुक्रिया करने के लिए या कुछ सीखने के लिए प्रेरित होता रहता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ, पूर्व दृष्टि का मतलब होता है अनुभव। यानी हमारे अंदर अंतर्दृष्टि या सूझ, जो कोई आइडिया जो हमारे पास आता है वह आसपास के वातावरण द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों पर निर्भर है। यदि हम आसपास के वातावरण का अनुभव यदि हम नहीं लिए हैं तो हमें उस परिस्थिति में पैदा होने वाली समस्याओं के लिए अंतर्दृष्टि भी नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। तो यदि किसी वातावरण में हमें किसी समस्या के संबंध में सूझ या अंतर्दृष्टि अगर हमें लानी है तो उस पूरे वातावरण का अवलोकन और उस वातावरण में उपस्थित सभी चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए। यानी वातावरण की समझ, आसपास के माहौल की समझ जो है हमें होनी चाहिए, जिसे हमने पूर्व दृष्टि कहा। यानी वातावरण के संबंध में पूर्ण अनुभव हमें होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अवधान या अटेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, अवधान यानी किसी अपने व्यक्ति के ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित रखना ही अवधान है। एक बिंदु पर केंद्रित रखना ही क्या है? अवधान है। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत चित्त होता है, तनाव रहित होता है, तब उसका जो है वो ध्यान उस पर लगता है। इसलिए तो सबसे पहला कारक हो गया अधिगम का शांत वातावरण, दूसरा हो गया तनाव चिंता
कुंठा, या और तीसरा चीज़ हो गया उसकी रुचि। रुचि जब होती है तो भी जो है व्यक्ति का अवधान बढ़ता है। साथ ही साथ परिस्थितियाँ, ठीक है, ये सभी अवधान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। सांख्यिकी जो है वह एक गणनाओं का विज्ञान है। गणना के द्वारा, गणितीय विश्लेषण के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा समूह में उपस्थित गुणों का ज्ञान हमें हो जाता है। साथ ही साथ सांख्यिकी के द्वारा हम वर्तमान परिस्थितियों को जान सकते हैं और भविष्य के संबंध में अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी परिस्थिति की कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार भी किया जा सकता है और भविष्य के लिए योजनाएं, नवीन योजनाओं को बनाना, सुविधाओं को उपलब्ध कराना इत्यादि सांख्यिकी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, एक न्यूमेरिकल आ गया है, कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं और इनका मध्यमान जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यमान हमें ज्ञात, तो आइए स्टूडेंट्स, मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सभी प्राप्तांकों का योग करना है और सभी प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देना है। तो आइए सबको हम जोड़ देते हैं, ABCDEFGH 8 प्राप्तांकों को जोड़कर उसमें प्राप्तांकों की संख्या यानी 8 से क्या कर देना है, भाग देना है। यदि आप इन सबको जोड़ते हैं तो 164 आएगा और कुल 8 प्राप्तांक हैं। यदि आप इसको भाग देते हैं तो आंसर आएगा आपका 20.5। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 20.5, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज अपने इस पेपर के कुल जो है 40 प्रश्नों को जो है हल कर लिया है। आशा है आपको ये वीडियो में आने वाले सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक आध बार और देखिए और ये ज़रूर कर लीजिए कि अभी तक जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड हुई हैं चैनल पे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। निश्चित ही आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगले वीडियो तक के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।